हाँ, नमस्ते ताई। मन को मन के गुण को हम बोलते हैं रजोगुण, बुद्धि हम्म को सत्वगुण, हम्म अहंकार को तमोगुण क्यों बोलते हैं? हम्म जब कर्ता भाव की हम बात कर रहे हैं कि अहंकार हाँ जो भाव है वो हाँ कर्ता भाव है, हम्म तो हम्म हम्म तमोगुण हम्म का और कर्ता भाव हम्म का क्या रिश्ता है? ये तमोगुण में जा सकता है इसलिए ऐसा है, पर मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि उसका तो हम बेसिक जो एक मूलभूत गुण है उसको हम तमोगुणी बोल रहे हैं। तो हम्म। उसको थोड़ा अगर आप स्पष्ट करेंगे, हाँ पहला हाँ प्रश्न है। हाँ दूसरा हाँ जी। प्रश्न है कि विश्वरूप के अहंकार और हमारे अहंकार में कुछ संबंध, क्या संबंध है? उस बात को थोड़ा अगर हम हाँ और स्पष्ट कर हाँ सकें। जी। विश्वरूप का अहंकार हमारा अहंकार एक ही है। हमारे अंदर अहंकार कहाँ से आया? हम ही तो जो व्यक्त हो रहे हैं अंतःकरण चतुष्टय के रूप में या स्थूल स्थूल शरीर के रूप में हम जो व्यक्त हो रहे हैं वो विश्व रूप ही है। मेरे अंदर जो अव्यक्त है वह आत्म तत्व है। तो अहंकार विश्व रूप का हिस्सा है। इसलिए ब्रह्मांड में विश्व रूप में जो अहंकार है वो ही हमारे पिंड में अहंकार है। वो तो एक ही है। वो तो एक सरल बात है कि अहंकार दो नहीं होते, एक ही है। हम भी हम भी विश्वरूप और आत्मरूप दोनों के प्रतिनिधि हैं। दोनों ही हमारे अंदर हैं। मैंने आत्मरूप तो सर्वत्र है ही, इसलिए वो है ही। हमारे हम भी आत्मरूप हैं। ऐसा तो जब अनुभूति होती है तो हमको पता चलता ही है। परंतु हम जो व्यक्त हो रहे हैं वो विश्व रूप में है। और जैसे ब्रह्मांड में अहंकार है वैसे हमारे पिंड में अहंकार है। वो दोनों तो एक ही है। जो सबसे बड़ी बाधा है विश्वरूप को लांघ कर आत्मरूप की अनुभूति करने की, वो सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। क्योंकि वो तो सीधा सीधा प्रकृति का जब प्रकृति आगे जब व्यक्त होने लगी तो हम देखते ही हैं कि आठ आयामों में व्यक्त हुई, तीन गुण और महापंचभूत इसमें व्यक्त हुई। और इसमें चित्त को तो चिज्जड़ ग्रंथि अथवा हृदय ग्रंथि अथवा प्रकृति ऐसा ही उसका वर्णन है। परंतु जो कृति रूप है, क्रिया रूप है, उसमें सबसे प्रबल जो है वो अहंकार है। वो ही मैं आत्म तत्व हूँ, इसके अनुभूति के आड़े आता है वो अहंकार है। इसलिए हम व्यक्त रूप में कहने लगते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने ये सब कुछ किया, मेरे लिए यह सब है। ये जो मैं पना है वो हमारी अनुभूति के आड़े आता है। उसमें जब हम उसको जीतते हैं और ये अनुभूति करते हैं कि नहीं नहीं, कर्ता भोक्ता असल में तो आत्मरूप ही है, मैं तो केवल उसका व्यक्त रूप ही हूँ। तो फिर अहंकार विगलित होता है। फिर विनम्रता आती है। इसलिए वह अहंकार को तमोगुण कहा कि वह अज्ञान का सबसे बड़ा घनीभूत रूप है। जब वह कर्ता भाव से सर्वत्र विहार करता है, सर्वत्र व्यापार करता है, व्यवहार करता है। अब ये मजेदार बात यह है कि कर्ता भाव नहीं होगा तो विश्व रूप का कोई काम ही नहीं होगा, क्रिया ही नहीं होगी। क्रिया को ओन करने वाला तो अहंकार ही होगा। तो ये जो ओनरशिप है वही अहंकार है। उस ओनरशिप को जब हम छोड़ सकते हैं तब तो हमारी मुक्ति का अनुभव बहुत ही सुकर हो जाता है, सुलभ हो जाता है। लेकिन वह छोड़ना सरल नहीं है। अहंकार प्रच्छन्न रूप में सर्वत्र रहता है। मुझे दुख हुआ, क्यों दुख हुआ? अब दुख तो मन में होता है, परंतु दुख कब होता है? अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ये मुझे चाहिए वो नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, इसलिए दुख होता है। तो वो दुख भी अहंकार के कारण से ही होता है।
लेकिन वो मन का आश्रय करके रहता है। इसलिए अहंकार को तमोगुणी ऐसा कहा। इतना ही मैंने चिंतन किया है, मुझे इतना समझ में आया है। हो सकता है और कहीं अधिक अच्छी तरह से इसे स्पष्ट किया गया हो, परंतु मैं इसको इतना समझती हूँ। जी नहीं, तो इसमें जी। हाँ। एक मुझे हाँ। अभी अभी एक बात अंदर एकदम कनेक्ट हुई। तो हाँ। ऐसा देखना सही रहेगा ताई कि हम्म। मन का इच्छा से, बुद्धि का ज्ञान हम्म। से, और हम्म। अहंकार का क्रिया से रिश्ता है, इसीलिए। हाँ, कर्तृत्व से ओन करना। हाँ, हाँ, केवल क्रिया तो कर्मेंद्रियां करेंगे, परंतु उसको हाँ, ओन करना माने डायरेक्शन देना, निर्णय करना, उसकी जिम्मेदारी लेना, ये सारा काम अहंकार का है। प्रत्यक्ष क्रिया करने वाली कर्मेंद्रिया, परंतु करवाने वाला जो है वह अहंकार है। अहंकार। हम्म। वैसे ही ज्ञान के एस्पेक्ट में बुद्धि, और हम्म। भाव के एस्पेक्ट में मन मन का मन जुड़ाव है। ज्यादा देख जी। सकते हैं। हाँ। हाँ। इसमें एक मुझे, और कल जब मैं इस पे हम्म। विचार कर रहा था इस बिंदु पे, हम्म। तो हम्म। एक और बात मुझे थोड़ी कनेक्ट हुई थी हम्म। उसमें। हम्म। ठीक है, नहीं आप बताइए ताई, हम्म। कि अहंकार, जो विश्व रूप का अहंकार है, हम्म। उसको हम बात करते हैं कि हम्म। जो चीज जैसी है वैसा होना, वो हम्म। अहंकार का एक हिस्सा है। जैसे हाँ। नमक का धर्म है, नमकीन हम्म। होना, ये विश्व हम्म। रूप का अहंकार है। हम्म। अ, उसी उसी प्रकार से अगर हम हमारा देखें, तो हम्म। हम जब अपना स्वधर्म सही तरीके से पालन करते हैं, हम्म। तो हम भी जो जैसे हैं वैसे जब बनते हैं, हम्म। तो हम और विश्वरूप, जो आप बोल रहे हैं लांघना, हमारे हम्म। आ, हमारे अ, शरीर की जो हमारी एक हम्म। अटैचमेंट है, उसको लांघ के आत्म रूप को हम्म। समझना और होना, हम्म। जो कि हम्म। स्वधर्म है, तब हम्म। हम भी जो जैसे हैं वैसे होके उसका संबंध में जुड़ते हैं। ये बात हम्म। ठीक रहेगी समझने के लिए? जो जैसा है वैसा उसको जानना या वैसा उसका होना, वो तो वो तो ज्ञान है, माने यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है वैसा। लेकिन उसके आगे जो मैं पना होता है, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्राणी या कोई भी मनुष्य मैं पना छोड़ना नहीं चाहता। बाकी सब कुछ दे देगा, लेकिन मैं पना जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। हर एक का अपना अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, वही उसका अ, होने का वजूद है। ये जो है इंडिविजुअलिटी, ये जो है प्रत्येक कोई भी छोटे से पदार्थ की उसकी अपनी जो स्वतंत्र इंडिविजुअलिटी है, पहचान है, वो उसका मैं है। तो वो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, वो छोड़ता नहीं है। तो फिर उसके अनुसार जो व्यवहार की शैली है वो उसका धर्म है, और उसके लिए वो जो क्रिया करता है वो उसका स्वकर्म है। हम कह सकते हैं कि स्वभाव है। अहंकार ये स्वभाव है। वह जब विश्वरूप में ही व्यवहार करता है तो अहंकार होता है। क्योंकि ओन कौन करेगा? पूर्ण विश्व रूप में जो भी इच्छा है, जो भी भावना है, जो भी व्यवहार है, जानना समझना जो भी है, उसको ओन कौन करेगा? वो ओन करने वाला है, वह अहंकार है। और फिर जो करता है वही भोगता है। मेरी जिम्मेदारी में मैंने किया, न भले मेरे लिए 4 लोगों ने किया, मेरे कहने से 50 लोगों ने किया, परंतु उसका जो भी परिणाम आएगा, उसकी अंतिम जिम्मेदारी तो मेरी रहेगी, क्योंकि मेरे निर्णय से हुआ है। इसलिए करता भी है और भोगता भी है। और फिर उसमें ही
अगर वो अच्छा परिणाम हुआ तो कहेगा मैंने किया, मेरे करने से हुआ, देखो मेरी बात मानने वाले कितने लोग अभी हैं। तो ये जो उसका ये यही अहंकार है, कर्ता भोक्ता, और मैं हूँ, मेरे कारण से हुआ, यही सब जो भाव है। तो कर्ता भोक्ता के साथ ये भाव भी आता है कि मैं ही करता हूँ, तो फिर मैं ही भोगू। फिर दुष्परिणाम होते हैं, देखो वो बहाने बनाता है, लेकिन उसको भोगना ही पड़ता है। तो ये कर्ता और भोक्ता मैं पना के साथ जुड़ा है। और विश्व रूप में यह अहंकार सभी असंख्य पदार्थों का जो स्वत्व है, उसकी जो विशेष पहचान है, और इसलिए एक जैसा दूसरा होता नहीं। तो ये जो स्वत्व है वो संभालने का, उसको रिटेन करने का सब प्रयास करते हैं। जी। जी, तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो ये मैंपना है पदार्थों का, विश्व हम्म। रूप का जो हम्म। अहंकार है, वो हम्म। अ, बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो हाँ उसका वो, स्वधर्म। हाँ, पर हाँ वो, मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है हाँ हाँ, जो अपने मैंपने को बदल सकता है, और बदल सकता है। हाँ उसी हाँ को ही हाँ मोक्ष कहा हाँ, गया है। वही। जब मैं आत्म तत्व के साथ एक रूप हो जाता है तो वही मुक्ति है। तब उसको लगता है कि अरे जो जिसको मैं विश्व रूप में करता था, वो मैं तो आत्म तत्व है। तो मैं और आत्म तत्व अलग नहीं है। वास्तव में मेरा सही स्वरूप तो, सही स्वभाव स्वरूप, ये तो आत्म तत्व ही है। अब क्या है? इसलिए अंतिम अवरोध जो है मुक्ति में, वह अहंकार है। जी ताई। जी। ताई प्रणाम, संदीप बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ ताई, इसमें ये गुण रूप में तो हम अहंकार को तो ऐसे लेते ही हैं, लेकिन हम्म। दोष रूप में जो अहंकार हमारे में हम्म। हो जाता है, तो हम्म। वो ऐसे क्या कारक रहते हैं जिसके कारण से ये गुण दोष में परिवर्तित हो जाता है? वो पित्त है। अहंकार का जो दोष रूप है वह पित्त है। पित्त का ये है उष्णता, लाल रंग, क्रोध, ये जो है ये पित्त के ही ये हैं। तो जब संतुलन नहीं रहता है, बढ़ जा, देखो तीनों दोष चाहिए तो है, वात पित्त कफ, ये समदोष, समता रहनी चाहिए सम। परंतु असंतुलन हो जाता है तो वह जलन, दाह पैदा करता है। तो शरीर के, देखो मन के तो अंतःकरण के ये गुण हैं, परंतु शरीर में जब ये रूपांतरित होते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। इन दोषों का असंतुलन शरीर में अस्वास्थ्य पैदा करता है। इसलिए आयुर्वेद की परिभाषा में इन्हीं को दोष कहा। और गुण में सत्व रज तम, ये गुण में बुद्धि, बुद्धि, मन और अहंकार कहा। तो ये जो गुण हैं उनको शरीर के संबंध संदर्भ में दोष कहा है, और इनके नाम भी अलग दिए गए हैं। और जिनका अहंकार प्रधान होता है, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में, ये सब इसी रूप में रिफ्लेक्ट होता है। फिर वो उसके लिए अड़चन पैदा करता है। इसलिए उस दोष को दूर नहीं किया जाता, उसको संतुलित किया जाता है दूसरे दो दोषों के साथ। ताई, और इसका ये, मतलब है कि मन हाँ। मन का वात और बुद्धि का इसका मतलब है कफ के साथ भी कुछ रिश्ता भी हाँ है। हाँ हाँ, है ना, क्यों नहीं। कफ बुद्धि प्रधान होते हैं, वो कफ प्रधान भी होते ही हैं।
और बहुत विचार करने, देखो विचार करना, क्रिया करना माने बहुत दौड़ धूप करना और बहुत काम करना, ये चंचलता जो है वो रजोगुणी है। रजोगुण के बिना बहुत अधिक कृतिशील लोग होते नहीं है। बहुत भाग दौड़ करने वाले, थक थक कर काम करने वाले रजोगुणी होते हैं, सत्वगुणी नहीं। शांत प्रकृति के, कोई आपाधापी नहीं है, फिर भी काम तो ज्यादा हो ही रहा है क्योंकि वो स्थिर है, शांत है, बुद्धि प्रधान है, तो ये सत्वगुणी होते हैं। क्रिया और इसलिए वो रजोगुण आवश्यक है, नहीं तो केवल चिंतन होगा, कृति होगी ही नहीं, ऐसे होगा। परंतु कृति पर बुद्धि की प्रधानता होना, ये संतुलन है। केवल बुद्धि, केवल चिंतन नहीं चलेगा और केवल कृति नहीं चलेगी, और दोनों ही नहीं है, पड़े हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है, करते भी नहीं है। भूख लगी तो खा लिया, नींद आई तो सो लिया, ये तो मूड है, ये तमोगुणी है। प्रमादी, आलसी, मोहग्रस्त होने वाले, कुछ भी सोच विचार नहीं करने वाले, सोच विचार नहीं करते तो क्रिया भी नहीं करते, पड़े हैं। इसलिए कफ और बुद्धि, इन दोनों का तो, और सत्व गुण, ये इसका तो संबंध है। शरीर में क्रियाओं में इसी प्रकार से वो रिफ्लेक्ट होता है। जी ताई। हम्म। ताई, मेरा एक प्रश्न है ताई, जी। समग्र विकास को हम्म। लेकर। हम्म। तो ताई, हम जैसे व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, और उसमें फिर पंचकोश की अवधारणा, ऐसा हमारा समग्र विकास के बारे में हम समझते हैं। अभी जब हम माने ऐसा तो नहीं है कि समग्र विकास माने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात सिर्फ सनातन धर्म में या भारतीय शिक्षा में रही है या हो रही है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो फ्रेमवर्क है या होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, ये तो सभी देशों में हो रही है। पाश्चात्य देशों में भी बहुत हो रही है। और जब कभी हम देखते हैं, माने वो फ्रेमवर्क डायरेक्टली हमारे फ्रेमवर्क से तो मैप नहीं होता है, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट एज अ गोल, ये तो हम सब जगह ही देख रहे हैं। हाँ जी। और उसमें जैसे हम अलग अलग चीजें ताई देखिए इसमें, कि जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम बोलते हैं कि कहीं कहीं तो बोलते हैं फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ऐसे करके 5 हम कुछ बोल देते हैं, है ना। हम एनईपी भी देखेंगे तो उन्होंने भी मैंने होलिस्टिक डेवलपमेंट की, हालांकि वो पंचकोश की बात करते हैं, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन में उन्होंने कुछ मैंने 10 ऐसे आयाम बोले हैं कि ये 10 आयाम हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के। कहीं तो मैं पढ़ रहा था ताई, उसमें भी जैसे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल कनेक्शंस ऐसे जब बनते हैं तो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है ना। मैंने ये लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट की अवधारणा तो सब जगह पे है। तो जब ऐसी कोई डिबेट होती है या ऐसा कुछ मैंने चर्चा होती है कि मैंने आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट और मेरे होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या मैंने उसको कैसे तुलनात्मक रूप में देखें, हम इस बात को कैसे समझे या कैसे प्रस्तुत करें, इस पे कुछ बताएं भाई। ऐसा है कि यहाँ 2-3 प्रकार के कंफ्यूजन्स हैं, माने उलझने 2-3 प्रकार की हैं। पहला अगर क्लियर करना चाहे, हम सुलझाना चाहे, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो भारतीय भाषा में अनुवाद है वह सर्वांगीण विकास है।
अभी समग्र विकास तो अभी अभी हम लोग बोलने लगे हैं, तब आया, लेकिन सर्वांगीण विकास है। होलिस्टिक डेवलपमेंट माने सर्वांगीण विकास। अब ये तो 1-to-1 अनुवाद करने की पद्धति हुई, परंतु अंग्रेजी में ही अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोले तो उनका इंटरप्रिटेशन व्यष्टिगत विकास के रूप में ही है। हम जब कहते हैं फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, दैट इज द राइट टर्मिनोलॉजी। वो जो कहते हैं ना सोशल और कल्चरल और ये सब तो उन्होंने फ्यूजन कर दिया है। वास्तव में होलिस्टिक डेवलपमेंट में यही आता है। तो वो सर्वांगीण हुआ, और सर्वांगीण का शास्त्रीय नाम है पंचकोश। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इन इटसेल्फ इज लिमिटेड टू व्यष्टिगत विकास। ये अगर हम शास्त्रीय पद्धति से उसको स्पष्ट करना चाहें, सुलझाना चाहें, तो ये होगा। उसमें होलिस्टिक में सोशल, कल्चरल ये सब नहीं आएगा। ये एक बात हुई। एक आयाम है स्पष्टीकरण का। दूसरा आयाम है ट्रांसपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। ये सब तो हमारी जो समग्र विकास की संकल्पना है उसको उनके शब्दकोश से या उनका जो समझने का दायरा है उसके अनुसार समझने के लिए वो कह रहे हैं, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस है तो उनका इंटरप्रिटेशन का दायरा जो है वो अलग होगा, और हमारा इंटरप्रिटेशन का दायरा है वो अलग होगा। अब दो पैराडिम्स हैं, उनको मैच करने जाएंगे तो कहीं तो मिसफिट होगा, कहीं तो 1-to-1 रिलेशन हो जाएगा, कहीं तो एक का दूसरे के साथ और दूसरे का चौथे के साथ, और ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो दो पैराडिम्स को एक दूसरे के साथ मिलाने के कारण से, मिलाने का प्रयास करने के कारण से जो कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं वो ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। इसलिए स्पष्टीकरण करना है तो एक, जैसे मैंने कहा, होलिस्टिक का जो इंटरप्रिटेशन है वह सर्वांगीण विकास का है। ऐसा करेंगे तो वो स्पष्ट होगा। दूसरा है, दो पैराडिम्स को हम मिक्स न करें, तो हम एक को ऐसे समझे, दूसरे को ऐसे समझे, और दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करने को जाएंगे तो कहीं कोने निकलेंगे, कहीं कुछ रह जाएगा, ऐसा तो होगा ही। इसलिए समग्र विकास हम यदि होलिस्टिक को समग्र विकास कहेंगे, लोग कहना चाहते भी, दिस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। आप जिसको समग्र बोल रहे हैं वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है। हम यदि अंग्रेजी शब्द प्रयोग करना चाहें तो इंटेग्रल डेवलपमेंट कह सकते हैं, होलिस्टिक नहीं। फिर भी होलिस्टिक से हम समग्र विकास को समझना चाहते हैं, तब भी उस होलिस्टिक का पहला बाइफर्केशन होगा व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमिष्टि। ये अगर किया तो आप होलिस्टिक का समग्र करो तो भी ठीक है, चलो चलता है। आप ऐसा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अंडरस्टैंड इट इन इंडियन वे, भारतीय पद्धति से समझो। शब्द आपका प्रयोग कर रहे हैं आप, तो भी समझना तो इसी प्रकार से होगा। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट केवल व्यक्ति का संकेत नहीं करेगा। होलिस्टिक विल बी व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमिष्टि। फिर व्यष्टि का तो ये सर्वांगीण विकास हुआ। पंचकोश उसी में आएगा। पंचकोश व्यक्ति का विकास, इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी का विकास, उसी में पंचकोश आएगा। समष्टि, सृष्टि, परमिष्टि में नहीं आएगा। उसके और आयाम होंगे। समष्टि होगा, देखो सर्वांगीण है, पंचकोश है, वो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्टिकल है। व्यक्ति का विकास हो रहा है, व्यक्ति की विविध फैकल्टीज का विकास हो रहा है, परंतु फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समष्टि, सृष्टि, परमिष्टि हॉरिजॉन्टल है।
आप विस्तार करते जा रहे हैं, वो विकास करते जा रहे हैं। अब विकसित व्यक्तित्व से आप विस्तार करके जा रहे हैं, तो पहला पड़ाव आएगा समष्टि। समष्टि के फिर विस्तार के आयाम होंगे कुटुंब, समुदाय, राष्ट्र और विश्व। ये इन टोटलिटी, ये चारों मिलकर एक होता है मनुष्य समाज। माने विश्व में, ब्रह्मांड में जो भी मनुष्य प्रजाति हैं, जाति हैं, उसके संदर्भ में हम डेवलपमेंट को, विकास को देख रहे हैं। फिर आएगा बाकी सारी व्यक्त सृष्टि, माने विश्व रूप। विश्व रूप में जो मनुष्य के अलावा वनस्पति सृष्टि है, प्राणी सृष्टि है और पंच महाभूतात्मक सृष्टि है, वो आएगा। तो व्यक्ति पहले अपने आप का विस्तार करता है समष्टि में, फिर अपना विस्तार करता है सृष्टि में, फिर अपना विस्तार करता है इन सबको लेकर परमेष्ठि में, अर्थात अपने आत्म तत्व में। दोनों तरफ से, माने हॉरिजॉन्टली भी आप विस्तार करते जाते हैं अपने व्यक्तित्व का, तब भी, और वर्टिकली आप विकास करते जा रहे हैं अपने व्यक्तित्व का। द रीचिंग पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट फॉर बोथ इज द सेम। हॉरिजॉन्टली विकास करते जा रहे हैं तो अंत में आप पहुंचते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और विस्तार करते जा रहे हैं संपूर्ण विश्व रूप में, तब आपका कल्मिनेटिंग पॉइंट, अंतिम गंतव्य होगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये जितना भी सारा दिखाई दे रहा है व्यक्त है, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, और मैं वाला ब्रह्म और विश्वरूप वाला ब्रह्म एक ही है। ये समझने का, समझाने का और सुलझ कर समझाने का, और जो शब्दावली हम दूसरी भाषा की प्रयोग कर रहे हैं दूसरे भाषा के मॉडल के लिए, तब उसको उसका समन्वय करने का, उनको समझने का तरीका ऐसा होगा। इसमें और भी कुछ विचार आ रहे थे जब आप बोल रहे थे। कि जब हम व्यष्टि और समष्टि, उसमें शायद मेथोडोलॉजी में तो डिफरेंस है ही। जब ये विकास कोश, जब मनोमय कोश, और मनोमय कोश का योग के साथ और एकाग्रता के साथ मैंने और उसको डेवलप कैसे करना है, वो मेथोडोलॉजी में तो अंतर है ही, लेकिन गोल्स में ओवरलैप हो सकता है। जब हम व्यष्टि और समष्टि की बात कर रहे हैं, लेकिन बाइफर्केशन बहुत हद तक उसमें शुरू हो जाता है जब हम सृष्टि और परमेष्टि की बात करते हैं, क्योंकि हमारी संकल्पना ही सृष्टि क्या है और उसके साथ हमारा संबंध क्या है, और परमेष्ठि क्या है और उसके साथ हमारा संबंध क्या है, ये तो बहुत बाइफर्केट हो जाता है। लेकिन व्यष्टि और समष्टि में शायद ओवरलैप है। इस रूप में भी हम इसको बने डिबेट स्वरूप, जब कभी चर्चा हो तो इस रूप में हम इसको बात रख सकते हैं कि ठीक है, होलिस्टिक माने व्यष्टि समष्टि तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हमारे तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सृष्टि और परमेष्टि में तो समझ ही अलग अलग है। तरीके तो छोड़ ही दीजिए, हमारी समझ ही अलग अलग है। इस रूप में इसका तुलनात्मक हम देख सकते हैं शायद। इसका कारण है, मैं जीवन और जगत को कैसे देखता हूँ एज ए भारतीय, और मैं मुझे और विश्व को कैसे देखता हूँ, जीवन और जगत को कैसे देखता हूँ एज ए नॉन भारतीय। ये जो जीवन दृष्टि हम कहते हैं, उसका ही इंटरप्रिटेशन अलग है, उसकी ही अभिव्यक्ति अलग है। मेरा मनुष्य जगत के साथ जो संबंध है, उसको भी डिफाइन भारत ने अलग पद्धति से किया और यूरोप ने अलग पद्धति से किया।
क्रिश्चियन थियोलॉजी अलग पद्धति से करती है, हिंदू विश्व दृष्टि अलग पद्धति से करती है। सृष्टि परमेष्ठि नाम की संकल्पना नहीं है, इसलिए वो समझना, उस टर्मिनोलॉजी में इसको समझना समझाना कठिन ही होता है, अनलेस एंड अनटिल यू यूज दी भारतीय टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ। जैसे धर्म को धर्म नहीं कहेंगे तब तक आप अंग्रेजी में उसको कुछ भी नहीं समझा सकते, आत्म तत्व को आत्म तत्व नहीं कहेंगे तब तक अंग्रेजी शब्दावली में आप नहीं समझा सकेंगे, ब्रह्म को ब्रह्म नहीं कहेंगे तब तक आप समझा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो भारत स्पेसिफिक संकल्पना है, भारत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। उसको उसी रूप में समझने के बाद ही, इफ यू कैन फाइंड आउट द वर्ड इन इंग्लिश, ओके, बहुत अच्छा, लेकिन अभी जो अंग्रेजी की डिक्शनरी है उसमें इसके पर्यायी शब्द नहीं है। इसका भी कारण है मेरी जीवन दृष्टि में ये संकल्पना ही नहीं है, तो शब्द कहाँ से आएंगे? तो रिलेटिंग टू पैराडिम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वो डिफिकल्ट क्या, असंभव हो जाता है। आप भारतीय मानस में, भारतीय विचार प्रणाली में प्रवेश नहीं करते तब तक आपको ये बातें समझना समझाना कठिन हो जाता है। समझने के बाद तो वो समझ सकते हैं, परंतु समझने की दृष्टि उनके अलग ही होगी। ये तो उनकी जीवन दृष्टि के ऊपर ही निर्भर करता है। हाँ, ये है कि हाँ भाई, सत्य बोलना चाहिए, सबके साथ मैत्री भाव से रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, माने अहिंसा होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, सबके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ये तो सब कहेंगे, परंतु इसका कारण, इसका स्रोत और इसकी अभिव्यक्ति अलग पद्धति से होगी। इसलिए अगर इन बातों को सही पद्धति से और सरल पद्धति से समझाना है तो दोनों जीवन दृष्टि का अच्छा परिचय, अच्छी समझ होनी चाहिए। दोनों पैराडिम्स हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी जाकर कंपैरेटिव स्टडीज संभव हो सकते हैं। एक को हम अच्छी तरह से जाने, दूसरी को कच्चा पक्का जाने, तो कंपैरेटिव स्टडीज तो नहीं हो सकती। और इसी का अभी जो अब एनईपी क्या है, एनईपी में तो ये सबसे बड़े घोटाले होने ही हैं, क्योंकि उनको दो जीवन दृष्टि है, दो विश्व दृष्टि है, दोनों की शब्दावली अलग है, दो पैराडिम्स अलग है। ये बातें उन समझ में ही नहीं आ रही है। उन्होंने तो पंचकोश पकड़ लिया है, पता नहीं उसमें एकदम क्या लॉलीपॉप लग गया, तो पंचकोश पकड़ लिया है, परंतु एनईपी का पंचकोश तो अभारतीय से भी कुछ अलग है, भारतीय से भी अलग है, अभारतीय से भी अलग है, वो एनईपी का ही है। जी जी जी। संदीप जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? ताई, फिर तो हम इस समग्रता को अपनी जीवन दृष्टि से अगर देखें तो सीधा सीधा हम एकात्म मानव दर्शन पे ही पहुंचते हैं। इसीलिए अंडरलाइंग स्टेटमेंट है, हमारा दार्शनिक आधार एकात्म दर्शन है। ये तो हमारा स्वीकृत सिद्धांत है कि एकात्म मानव दर्शन, ये हमारा दार्शनिक आधार, वैचारिक आधार। उस आधार को शिक्षा के संदर्भ में जब हम प्रतिमान विकसित कर रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया समग्र विकास प्रतिमान। ये तो सीधी सी बात है एकदम। जी। तो ये इंटीग्रल शब्द जब हम काम में लेंगे इस समग्रता के लिए, तो उसको जब कोरिलेट करना होगा एकात्म दर्शन के हिसाब से, तो फिर उसको कैसे कोरिलेट करके बताना चाहिए? हाँ,
अंग्रेजी के संदर्भ में कह रहा हूँ, या हम नहीं कर पाएंगे फिर? हाँ, इंटीग्रल का दार्शनिक स्तर पर शब्द है एकात्मता। इंटीग्रल का शैक्षिक प्रतिमान के संदर्भ में शब्द है समग्र विकास, समग्रता। एकात्मता और समग्रता एक दूसरे से अलग नहीं है। आप ग्रंथावली में भी, ग्रंथ में भी देखेंगे। हाँ, एकाग्रता ही समग्रता है। जी जी जी। वो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत ही अच्छा। और एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो वो बहुत स्पष्ट भी है और सरल भी है। और एक बार ऐसे स्पष्ट रूप से समझ लिया तो समझाना भी सरल होगा, क्योंकि फिर उसमें शब्दों के निश्चित अर्थ होंगे, शब्दों के निश्चित संदर्भ होंगे। फिर वो घालमेल नहीं होगी। कभी इसका क्या अर्थ है, इस स्थान पर क्या अर्थ होता है, इस संदर्भ में उसको क्या कहते हैं, वो हमारे मन में स्पष्ट होगा। तो कम से कम वाद शास्त्रार्थ करने वाले दो में से एक पक्ष के लिए तो ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर दोनों के ही मन में स्पष्ट नहीं है तो फिर तो क्या कंफ्यूजन होता है वो हम जानते ही हैं। जी तो मेरा एक और प्रश्न है जी। जब हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो एक आयाम तो हम जो हम बहुत आपस में चर्चा भी करते हैं, वो गुरुकुल की एक अर्थव्यवस्था का एक बात होती है ना, वो एक आयाम हो गया। एक आयाम हम कुटुंब की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं टाइप, और एक लेवल पे हम जो एक देश की, एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था रहती है, उस लेवल पे बात करते हैं, जिसमें गांव को एक आर्थिक इकाई मानना, उस रूप में हम बात करते हैं। तो जब हम अर्थव्यवस्था के कुछ प्रतिमान या कुछ मॉडल या कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें मैं तो अपनी सोच के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कुटुंब में शायद उतना हम सोचते नहीं है, करते नहीं है, बोलते हैं, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके प्रतिमान बनाना, उसको दिखाना, मैंने अभी शायद उस स्तर पर हम, हमारी सोच या हमारे प्रयास, एक्सपेरिमेंटेशन, शायद वहां तक हमने नहीं सोचा है। लेकिन सोसाइटी में कैसे ये जो गांव की संकल्पना है, कम्युनिटीज की संकल्पना है, समुदायों की संकल्पना है, उसके आधार पर कैसे बैठाना है अर्थव्यवस्था को, उस पर ज्यादा विचार रहा है, चिंतन रहा है। अभी इसमें जो ये मंदिरों का जो टेम्पल इकोनॉमी जो हम बोलते हैं, जो सोसाइटी में जो मंदिरों की भूमिका रही है, और माने वो जो व्यवस्था रही है, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत सेंट्रल एलिमेंट था हमारी जो भी व्यवस्थाएं चलती थी एक समय में। लेकिन हम उस इकोनॉमी की, उस अर्थव्यवस्था की या उस आयाम की बहुत ज्यादा हम बात नहीं करते हैं। क्या ये माने उसके एग्जाम्पल्स लाना, एग्जाम्पल्स माने जब हम प्रयोग कर रहे हैं या कुछ स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें जो टेम्पल इकोनॉमी है उसको मैंने कभी जब उसके बारे में पढ़ते हैं या सोचते हैं तो लगता है कि वो सेंटर में रह के बाकी सब हो रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं? ये टेम्पल इकोनॉमी को की महत्वता, और मैंने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं हम जब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत सेंट्रल पीस मुझे लगता है कि समाज में सही व्यवस्था, अर्थ की सही व्यवस्था लाने के लिए उस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है, ऐसा लगता है। अभी देखो,
अंडरलाइंग फ्लॉ, जो दोष है हमारी विचार प्रक्रिया में या चीजों को समझने की प्रक्रिया में, वो ये है कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग और यूरोपियन जीवन दृष्टि, उसके प्रकाश में हमारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। टेम्पल इकोनॉमी, मंदिर का अर्थशास्त्र, आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ऐसी कौन सी भाषा में टेम्पल इकोनॉमी का कोई पर्याय आपको मिलता है, शब्द मिलता है, संकल्पना मिलती है? नहीं मिलती है। विलेज इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी या फैमिली इकोनॉमी, आप जो शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं ना, उसके अनुसार ही इंडिविजुअल इकोनॉमी, ये क्या है? ये तो अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन द लाइट ऑफ यूरोपियन व्यू पॉइंट, ये हमारा पहला मिसिंग पॉइंट है। नहीं, मिसिंग पॉइंट नहीं, पहला हमारा ये समझने का गलत तरीका है। मैंने अगर उससे समझा जाता है तब तो ठीक है, परंतु उससे वो सारी बातें समझी नहीं जाती है। इसलिए हमारी भाषा में, हमारी शब्दावली में, हमारी पद्धति से हमारी प्रक्रियाओं को, हमारी व्यवस्थाओं को समझना, ये पहला बातें स्पष्ट होने के लिए प्रयास है। ये शर्त है। पहले हमारी बातों को, हमारी व्यवस्थाओं को हमारी पद्धति से समझो। ये अंडरलाइंग है बिल्कुल। हमारी संपूर्ण जो हमारा इंटेलिजेंसिया है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड भारत फ्रॉम द यूरोपियन वे। उस पद्धति से हम समझ रहे, ये एक बात है। दूसरी बात है, हमको कुछ तय करना चाहिए। हमको पारंपरिक मॉडल्स के प्रकाश में हमारी व्यवस्थाओं को आज करना है या आज के पद्धति से करना है। हमारे लिए टू फॉल बैक अपॉन, किसके ऊपर निर्भर करें? हमारी पारंपरिक व्यवस्थाओं को देखे समझे एक, या मॉडर्न जो वैश्विक व्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में समझे, या फिर आज की स्थिति में हम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करके आज के ही संदर्भ में सोचें और नए से निर्माण करें। ये तीन में से हम क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट होना। हम क्यों कहते हैं कि 200 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले गांवों में जो होता था वही आज होना चाहिए? ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, परंपरा जहां काम आती है तो करो, लेकिन फिर तीन में से एक स्पष्ट रूप से करो। तीन रास्ते हैं समझो कहीं जाने के, तो तीनों में एक से दूसरे में कूदना, तीसरे में फिर थोड़ा आगे बढ़कर इधर छलांग लगाना, ऐसा नहीं आना। तो आज का दूसरा फ्लॉ जो है वो हम स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा हमारा होता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, जैसे गुरुकुल की अर्थव्यवस्था, गुरुकुल का योगक्षेम, हमने 4 बातें ये की, परंतु हमारे सामने पारंपरिक व्यवस्था कुछ है ही नहीं। हमको क्या मालूम है तक्षशिला के योगक्षेम कैसे चलता था? हमें क्या पता है कि नालंदा का योगक्षेम कैसे चलता था? हमें कहाँ पता है वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल का योगक्षेम कैसे चलता था? वो तो हम केवल कल्पना कर रहे हैं। कहीं कहीं थ्रेड्स, सूत्र मिलते हैं तो वो ले लेते हैं, परंतु पूरी कोई पारंपरिक मॉडल हमारे सामने है ही नहीं। जो आज हम ग्राम के संदर्भ में पारंपरिक कहते हैं, वो 5000 वर्ष पुरानी है, 2000 वर्ष पुरानी है, 500 वर्ष पुरानी है या 150 वर्ष पुरानी है? क्या है इनमें? बहुत अंतर है। 5000 वर्ष पुराने में और 150 वर्ष पुराने में बहुत अंतर है। कौन सी हम अडॉप्ट करना चाहते हैं? और यदि 150 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व की अडॉप्ट नहीं की थी, तो हम क्यों 150 वर्ष पूर्व की अडॉप्ट करना चाहते हैं?
इसलिए कि 150 वर्षों में विश्व की स्थिति परिस्थिति इतनी बदल गई है कि हम वही का वही तो अपना भी नहीं सकते। फिर हमारा कॉर्पोरेट मॉडल इम्पोज होता है, फिर हमारा बाजार का यूरोपियन बाजार का मॉडल इम्पोज होता है, फिर हमारी 19वीं शताब्दी की उत्पादन प्रणाली इम्पोज हो जाती है उसके ऊपर। तो हमारा ग्रामीण उत्पादन का मॉडल और 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ औद्योगिक उत्पादन का मॉडल, वो एक दूसरे के साथ तो मैच नहीं करता, एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, विरोधी है। हम कौन सा चाहते हैं? जो क्या फिर हम कह देते हैं नहीं, उसमें जो अच्छा है वो भी लो, उसमें जो अच्छा है वो भी लो, दोनों में अच्छा क्या है इसका विवेक किए बिना। तो मैं समझती हूँ कि सारी आज व्यवस्थाएं बिठाने में हमारा बुद्धि के स्तर पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि वो उलझन है, उस उलझन को सॉर्ट आउट किए बिना हमारे रास्ते स्पष्ट नहीं होंगे। हमें आज का संदर्भ तो लेना ही कोई भी व्यावहारिक व्यवस्था निर्माण करनी है, खड़ी करनी है, तो सबसे पहली शर्त है आज के समय का देखो, आज क्या हो सकता है वो देखो। फिर हमारे लिए मार्गदर्शक या हमारे लिए आदर्श या हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत या जानकारी के स्रोत कौन से हैं ये भी देखो। दो पैराडिम्स वाले, दो दृष्टि वाले एक साथ तो नहीं चलेंगे, ये भी समझो। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा हमारा कंफ्यूजन है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, बुद्धि के स्तर पर है। इसको ठीक करेंगे तो फिर ये ठीक होगा। एक हमारे पास ये स्वीकार करो, हमारे पास जानकारी पर्याप्त नहीं है, हमारे पास जो जानकारी है वो समग्रता में नहीं है, हमारी दृष्टि जो है वो उलझी हुई, माने दो विरोधी प्रतिमान इकट्ठे हो गए हैं, ऐसी है। तो बुद्धि के स्तर पर इसको सुलझाना ये पहली आवश्यकता है, बाद में व्यवहार के स्तर पर इसको ठीक करना ये दूसरी आवश्यकता होगी, और फिर तीसरा इसको मन से, हृदय से, भावना से स्वीकार करना। क्योंकि वर्तमान भारत का सबसे बड़ा प्रश्न हीनता बोध का भी तो है। हम भी मॉडर्न कहते कहते पश्चिम की तो बात करते हैं। तो भावना, क्रिया और ज्ञान, बुद्धि, मन और इंद्रियां, इन तीनों के स्तर पर हमें इस उलझे हुए प्रश्न को सुलझाना तो होगा ही। या अभी हम उस क्षेत्र में, उस डोमेन में जाते ही नहीं है, हम रजोगुणी हैं, बहुत अधिक रजोगुणी हैं। वो सब माने पुनरुत्थान भी, विद्या भारती भी, विद्या क्षेत्र भी, पूर्ण प्रमति भी, सब कोई रजोगुणी ज्यादा है। और जिसको कहते हैं ना, अरे जरा बैठो ना, घंटों विचार करो, चिंतन करो। तो बुद्धि के लिए हमको लगता है हम कुछ नहीं करते। हम मैं पुनरुत्थान की बात से ही शुरुआत करती हूँ। हम कभी बैठे ही हैं तो मन एकदम ये करता है, अरे कुछ करो, कुछ करते नहीं, करने को इतना सारा है, और हम तो बैठे हैं खाली, अभी गप्पे लगाते हैं, ऐसा होता है। तो दिस इज हाउ आई सी ऑल दीज थिंग्स। भाई ये भी तो है इसमें कि मंदिर गुरुकुल चलाते थे या गुरुकुल चलते थे उसमें मंदिर भी चलता था। देखो ये हमने कहाँ से ले लिया है, मंदिर गुरुकुल चलाते थे या मंदिर इकोनॉमी, कहाँ से लिया है? धर्मपाल से। धर्मपाल का जो द ब्यूटीफुल ट्री है उसमें अंतिम 12-14 पृष्ठों में मंदिरों की सूची है पूरी, और वे गुरुकुलों को आर्थिक सहायता देते थे। पहली बात, इसमें भी जो फ्लॉ है, मंदिर गुरुकुल का संचालन नहीं करते थे, मंदिर गुरुकुलों को सहायता देते थे, अर्थ सहाय देते थे। अगर चलाते थे ऐसा हम कहें तो शिक्षा धर्मानुसारिणी होती है,
इसलिए शिक्षक और पुजारी, शिक्षक और पुरोहित, उनमें मैत्री थी। दोनों ही चीजों को एक ही दृष्टि से समझते थे, तो संचालन नहीं करते थे। गुरुकुल मंदिर नहीं चलाते थे, मंदिर गुरुकुल नहीं चलाते थे। सहायता अवश्य करते थे, क्योंकि मंदिर में लोगों का पैसा आता था, इसलिए वे शिक्षा के कार्य को सहायता करते थे। इतना ही है, इतना ही है। अब हम यदि वशिष्ठ विश्वामित्र के गुरुकुलों की माने प्राचीन वेद काल की बात करेंगे, तो मंदिर जैसी कोई संस्था ही नहीं देखेंगे आप। उसमें आश्रम थे। वो उस इकोनॉमी का हमको कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या चलता था। फिर राजा लोग जब जमीन देते थे, गाय देते थे, सुवर्ण देते थे, तो हमको लगता था वो तो अनुदान देते थे। नहीं, वो अनुदान नहीं था, वो दान भी नहीं था, वो सहायता थी, वो सुरक्षा व्यवस्था थी। वो तो राजा को चिंता होती थी कि मेरे राज्य में शिक्षा फलनी फूलनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अभाव में नहीं रहने चाहिए। जैसे हम मंदिर में समर्पण करने के लिए जाते हैं, वैसे ही वो गुरुकुलों की सुरक्षा देखते थे, आश्रमों की सुरक्षा भी देखते थे। तो वो तो राजा को पुण्य प्राप्त होता था, राजा के कर्तव्य में वह आता था। वो अनुदान नहीं था, वो दान भी नहीं था, वो तो उसका एक कर्तव्य बोध ऐसा था। तो वो भी एक अलग बात है। उनको किसी बात का अभाव भी नहीं था। परंतु फिर भी जैसे जनक राजा के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ, तो 1000 गायें 10-10 स्वर्ण मुद्राएं जिनके सींग पर बंधी है, वो जीत कर ले जाएगा। और तो याज्ञवल्क्य का आश्रम फिर कौन सी बातों से अभाव में रहेगा। जिनके पास 1000 गायें और एक एक गाय की 10-10 करके 10,000 सुवर्ण मुद्राएं एक शास्त्रार्थ में जीतने के बाद आती हैं। और शास्त्रार्थ परंपरा तो बहुत लंबी हमारे इसमें चली है। लेकिन वो शास्त्रार्थ पैसा कमाने का साधन नहीं था, परंतु फिर भी वह आर्थिक समृद्धि तो लाता ही था। तो ये जरा ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, हम समय के संदर्भ में माने वेद काल, रामायण काल, महाभारत काल, चाणक्य का काल और वर्तमान काल, हजारों वर्षों का अंतर है दोनों में। वेद काल और रामायण काल में, रामायण और महाभारत के काल में तो हजारों वर्षों में तो कितनी परिस्थितियां बदल जाती हैं। चाणक्य 2500 वर्ष पूर्व 2500 और अभी का वर्तमान, इसमें कितना सब कुछ बदल जाता है। ब्रिटिश के आने के पहले से गांवों की स्थिति और आज गांव की स्थिति कितना अंतर है। बीच में इस्लाम के और क्रिश्चियनिटी के, यूरोपियनों के और इनके आक्रमण हो गए, व्यवस्थाएं सारी बदल गई। उसके बाद हमको वो पूर्व का मॉडल जैसा का तैसा तो चलेगा नहीं, और चलाना है तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है उसके, वो पहले देखना चाहिए, उसके बाद कोई मॉडल। और इसलिए हमको मॉडल तो इवॉल्व करना पड़ेगा। आज के संदर्भ में हम वशिष्ठ मुनि का गुरुकुल भी नहीं देख सकते, रामायण काल का वो जो वाल्मीकि मुनि का आश्रम भी नहीं देख सकते, भारद्वाज अत्रि का भी नहीं देख सकते, महाभारत का शौनक ऋषि का गुरुकुल भी नहीं देख सकते, चाणक्य का तक्षशिला नालंदा भी नहीं देख सकते। यहाँ अभी 15वीं 16वीं में शताब्दी में वल्लभी, गुणशिला, विक्रमशिला, काशी, ये भी नहीं देख सकते। हाँ, वो मार्गदर्शक हो सकते हैं, परंतु इतनी कम जानकारी उनके बारे में हमारे पास है कि उसके आधार पर पूरा का पूरा मॉडल नहीं निर्माण कर सकते। तो वी हैव टू बी इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव। बहुत ही मौलिक पद्धति से अभी हमको ये सब करना चाहिए। जी जी ताई, ताई मैंने ये, हमारा क्या है अभी कि हम पुराने कुछ मॉडल्स देखते हैं और वो आप सही बोल रहे हैं, वो जो हमारी समझ है वो मॉडल्स की और जिस दृष्टि से वो हाँ, समझ हम तक पहुंची है,
वो दृष्टि हाँ में भी फ्लॉ हो सकता है। मैंने जो धर्मपाल जी ने भी लिखा है, हम हाँ उसको मैंने तो हम उससे मार्गदर्शन तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत हाँ, बहुत मौलिक चिंतन की आवश्यकता है। मैंने वी कांट उसको बहुत थोड़ा सा बहुत अधिक। बदल हाँ के आज के समय में कैसे करना है, ऐसे नहीं सोचना है। हाँ उस और सिद्धांत को नए सिरे उसमें, से ही सोचना है पूरे। हाँ, हाँ उसमें साहस, साहस चाहिए, साहस। हम लोगों का साहस नहीं, वी वांट टू फॉल बैक अपॉन समथिंग, कुछ का तो हमें आधार चाहिए, नहीं साहस चाहिए इसके लिए कि हाँ ये मॉडल आज चलेगा। तो उसमें कौन सी बातें इनकॉर्पोरेट होंगी, इसके बारे में स्पष्टता होना। तो इसके लिए तो चिंतन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बुद्धि चाहिए, फिर साहस चाहिए, और फिर उसके अनुसार निर्माण करना है तो धैर्य भी चाहिए। हर पग पग पर उसको ठीक करते जाना ये भी चाहिए। एक बार हमने लागू कर दिया कि वो सही ही है, ऐसा नहीं होता। करते करते ध्यान में आता है यार हाँ इसमें बदल करना चाहिए, ये बदल करना चाहिए, तो परिष्कृत निरंतर करते रहना पड़ेगा, तब जाकर कोई पूर्ण ऐसा फ्लॉलेस ऐसा मॉडल बनता है। और वो 100-200 वर्ष तक चलेगा। 200 वर्ष के बाद फिर कोई परिष्कृति तो उसमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि और कुछ परिस्थिति प्रकृति की हो, मनुष्यों की हो, ये बदल जाएगी, तो फिर उसमें भी बदल होगा। ऐसे हमारे बदलते ही रहे हैं, नित्य बदलते रहे हैं, एक ही एक नहीं रहा। धर्मपाल जी के समय जो हम कहते हैं 5 लाख प्राथमिक विद्यालय, ये प्राथमिक शब्द आया कहाँ से? प्राथमिक शब्द हमारा तो नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये तो हमारा शब्द नहीं है। तो जो ब्रिटिश काल में विभिन्न विभिन्न कमीशंस बने, आयोग बने, उनमें से एक आयोग ने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, मिडल, ये सारी शब्दावली दी है। उसमें से आ गया प्राइमरी स्कूल्स और उसका पाठ्यक्रम और ये सब। ऐसी प्राथमिक शालाओं की कल्पना क्या तक्षशिला के समय में होगी? क्या 1000 वर्ष पहले भारत ने शिवाजी महाराज के काल में होगी? शिवाजी महाराज के काल में आप ऐसे उदाहरण नहीं देखेंगे, क्योंकि वो नेसेसरीली ये ब्रिटिश काल का ही मॉडल है। धर्मपाल जी जिसकी बात करते हैं वो ब्रिटिश काल में ही हो रहा है। ब्रिटिश काल ठीक ठीक एस्टेब्लिश हो जाने के बाद की स्थिति है कि लोग विद्यालय में जा रहे हैं, सभी जातियों के बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस कंसेप्ट? अरे वो किसान का बेटा 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, वो पाटी पेन लेकर, पुस्तक लेकर विद्यालय में जा रहा है। कौन से जमाने की ये कथा है? क्यों जाएगा वो, क्यों जाएगा? वो मोची का बेटा जा रहा है, वो खारवा जो नाविक है वो उसका बेटा जा रहा है विद्यालय में। ये कहाँ की कल्पना है? क्यों जाएगा? तो हम कुछ है ना मौलिक प्रश्न पूछते ही नहीं है, या जागते ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ये 5 वर्ष के हुए नहीं कि विद्यालय में भेजो, 3 वर्ष के हुए नहीं कि इसको तो किंडर केजी में जाना ही चाहिए, मोंटेसरी में जाना ही चाहिए। ये ऐसा फिट बैठ गया है कि हम खोजते हैं, हाँ 1830 में भी जाते थे। तो we are imposing present model over our ancient व्यवस्था। हाँ, एक तरफ हम कहते हैं कि अर्थकरी शिक्षा उद्योग प्रधान होनी चाहिए, तो उद्योग की शिक्षा तो उद्योग केंद्र माने कारखाने में ही होगी। कृषि की शिक्षा खेत में ही होगी, तो विद्यालय कहाँ से आ गया फिर किसान के बेटे के लिए? ऐसा है। और फिर प्राथमिक विद्यालय में आने वाला किसान का बेटा, भेड़ चराने वाले का बेटा,
विद्यालय का गणवेश कहाँ से पहनने लगता है? क्यों अपना वेश पहन कर नहीं आ सकता? वो गणवेश तो है फिर ब्रिटिश शर्ट और शॉर्ट्स या शर्ट एंड पैंट। वो क्या किसान का वेश है? वो क्या मोची का वेश है? भेड़ बकरी चराने वाले का वेश है? गोपाल का वेश है? क्यों वो पहन कर नहीं आता है फिर? तो इतने अधिक छोटे बड़े प्रश्न हैं। छोटे प्रश्न भी बहुत बड़े बड़े स्रोतों की तरफ हमको ले जाते हैं। ताई 6:02 हुए हैं। जैसी आपकी आज्ञा।